हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ई कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे है आज आपका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। आगे के चैप्टर में हमने आगे के लेक्चर में हमने फीचर्स देख लिए थे, क्या क्या है ई कॉमर्स के मीनिंग वगैरह वहाँ पे हमने पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स। कौन कौन से फंक्शंस आएंगे ई कॉमर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर। नाउ सबसे फर्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन। ई कॉमर्स में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट आता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है, कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मान लो हमें कोई अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से गुड्स ऑर्डर करना है, प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहाँ पे कस्टमर को कुछ डिटेल्स फीड करनी होती है, जैसे कि नाम देना पड़ता है, जेंडर क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, वैसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम डालते हैं एंड हम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद लॉगिन आईडी से हम लॉगिन करके फिर क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन का। तो इन ऑर्डर टू मेक अ परचेज यूज़र मस्ट रजिस्टर विद द ऑनलाइन शॉपिंग साइट। The customer must register with name, email ID, gender, contact number and password. Once registered with the site, the customer can browse the site to select the product of their choice and accordingly purchase decision can be made. अभी आजकल तो हम सारे ही लोगों ने ऑनलाइन परचेस किया ही रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करके। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉगिन करके वहाँ पे सर्च करते हैं हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, सिलेक्ट करते हैं एंड फिर ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया, रजिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिसर्च, इंफॉर्मेशन सर्च। अब इंफॉर्मेशन सर्च के बारे में हम कुछ देखते हैं। कस्टमर क्या करता है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसे जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना है वो उसके बारे में सर्च करता है वहाँ पे कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन कौन से वेंडर के प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, कितने दिन में डिलीवरी होने वाली है प्रोडक्ट की, आफ्टर सेल होने के बाद अगर रिटर्न करना हो तो वो कंडीशन कुछ है या नहीं है, वो टर्म्स क्या है, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें सर्च करता है एक कस्टमर जब वो शॉपिंग करता है तभी, तो उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सर्च। ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन सर्च फॉर द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑन साइट, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन सर्च हम विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बाइंग हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। वन कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं अलग अलग सेलर के जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, airline booking system provide this facility. A customer can select sites for airline booking, search for information and accordingly book the tickets online or may even physically purchase the air ticket either through agents or at airline counter at the airport. यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है एयरलाइन बुकिंग का, जहाँ पे कस्टमर क्या कर सकता है, वेरियस इंफॉर्मेशन सर्च करके कंपैरिजन कर सकता है, उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकता है एंड वहीं पे ऑनलाइन भी वो बुकिंग कर सकता है या फिर वो फिज़िकली भी एजेंट के पास जाके भी बुकिंग कर सकता है। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, ये एक फंक्शन अवेलेबल होता है इंफॉर्मेशन सर्च करने का। हम घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। Now next function is electronic data interchange. अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, डेटा एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अब ये मोस्टली होगा
B2B ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल के फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग करना हो, ऑर्डर की डिटेल डालनी हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया जाता है, वही फॉर्मेट यूज़ करके सेम फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फीड करना है एंड फिर वो इंफॉर्मेशन दे देना है। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI फैसिलिटेट्स रिकरेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस B2B, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, B2B में होता है। EDI इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखिए, जब EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज की बात आएगी तो सबसे पहले आपको याद रखना है B2B, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में ये होगा। दूसरा आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने वाली है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देगा, उसके लिए फॉर्मेट हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो EDI इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अ प्रोसेस which allows one company to send information to another company electronically rather than with a paper। पहले कैसा होता था, पेपर के अंदर सारी डिटेल लिख के हम भेजते थे, ठीक है। बायर क्या करता था, उसे जो भी डिटेल मान लो परचेस करना है, जो भी क्वांटिटी, जो भी गुड्स है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह वो लिख के ऑन पेपर्स देता था। लेकिन अभी क्या हो गया, थ्रू EDI इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ही हम सेंड कर देते हैं, हमें फिजिकली देने की ज़रूरत नहीं है एंड उसका फॉर्मेट हमेशा फिक्स रहेगा। नाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सचेंज यूजिंग EDI सच एज परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी ही चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं यूजिंग EDI। For instance, EDI is widely used by large online retailers when trading with their suppliers and also by automobile companies when trading with suppliers for bulk supply of part। यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऑटोमोबाइल का भी एग्जाम्पल दिया है, ऑटोमोबाइल कंपनी का, ठीक है। उन्हें जो भी पार्ट्स चाहिए रहते हैं वो ऑफ कोर्स बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी परचेस ऑर्डर भेजेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा एंड EDI यूज़ करके वो डेटा भेजा जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में, EDI। तो यहाँ पे दो चीज़ें एकदम से याद रखना, ये होगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में ही होगा, एंड दूसरा यहाँ पे फॉर्मेट फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा जिसे यूज़ करके इंफॉर्मेशन सेंड किया जाएगा। नाउ फोर्थ फंक्शन इज नेगोशिएशंस, ठीक है। नेगोशिएशन करना मतलब बायर एंड सेलर नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड प्राइस या जो भी क्वालिटी दे रहा है सेलर वही बाय कर लेगा बायर एंड उसी प्राइस पे बाय कर लेगा, नहीं। बायर क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा प्राइस के लिए या फिर क्वालिटी में भी चेंजेस करने के लिए, या बाकी भी कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे डिलीवरी कंडीशंस है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के लिए भी वो नेगोशिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स में नेगोशिएशन भी पॉसिबल होता है। ये भी मोस्टली होगा B2B ट्रांजैक्शन में, बिजनेस टू बिजनेस जो बाइंग एंड सेलिंग होने वाला है उसके तब उसी टाइम वो होगा। Now e-commerce facilitates negotiation between buyer and the seller. A buyer can negotiate with two or more sellers through video conferencing, especially in case of B2B e-commerce. The buyer can negotiate for price, delivery schedule, quality, quantity and other terms and condition। देखिए, ये सारी चीज़ों के लिए बायर नेगोशिएट कर सकता है, प्राइस के लिए, डिलीवरी शेड्यूल, ठीक है, जल्दी प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए होगी तो उसके लिए वो नेगोशिएट कर सकता है, क्वालिटी अगर उसे कुछ चेंज चाहिए तो
क्वांटिटी के लिए करेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे कुछ डिस्काउंट चाहिए रहेगा तो पैकिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, पैकिंग जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसके लिए हो सकता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कस्टमर बायर जो है वो नेगोशिएट कर सकता है सेलर के साथ, ठीक है। मोस्टली ये होगा B2B ट्रांजैक्शन में ही ये होता है नेगोशिएशन। तो ये हो गया फोर्थ फंक्शन। नाउ फिफ्थ वन इज ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। जो भी कस्टमर है जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसके लिए है द ई-कॉमर्स फैसिलिटेट्स प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय द बायर्स। ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर सेलर प्रोसेसेस द ऑर्डर। जैसे ही सेलर के पास ऑर्डर आया, बायर ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन सर्च किया साइट पे जाके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेंडर की इन्फॉर्मेशन को उसने देखा, कंपेयर किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कहाँ से प्रोडक्ट को उसे लेना है, ख़रीदना है, एंड फिर उसने ऑर्डर प्रोसेस किया। अब ये ऑर्डर आया सेलर के पास, सेलर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा उस ऑर्डर को। वंस द ऑर्डर इज प्रोसेस द सेलर डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या होगा, गुड्स डिलीवर किया जाएगा कस्टमर को। द सेलर मस्ट अंडरटेक प्रॉपर ऑर्डर मैनेजमेंट। क्या करना है सेलर ने, प्रॉपर ऑर्डर मैनेजमेंट करना है। मतलब जो कस्टमर का ऑर्डर आया, जिस गुड्स के लिए, जिस क्वालिटी के लिए, ठीक है, जो भी प्राइस है, वो गुड्स उस तक बराबर से पहुंचना चाहिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस हिसाब से। मान लो 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवरी करने का टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें है, तो उसी टाइम पे सही तरीके से गुड्स कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डर मैनेज होना चाहिए। तो ये हो गया फिफ्थ फंक्शन ऑर्डर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स। अब ये लॉजिस्टिक्स क्या होता है, गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। काफ़ी सारी प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ आती है लॉजिस्टिक के अंदर। कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद सेलर क्या करेगा, ऑर्डर को अप्रूव करेगा, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस देगा उसके एम्प्लॉयज़ को कि चलो ये गुड्स पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो गुड्स अवेलेबल किया जाएगा, वेयर हाउस से लेके ट्रांसपोर्टेशन होगा, बीच में ट्रांसपोर्ट करके कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें आती है लॉजिस्टिक्स में। आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑर्डर सेलर हैज़ टू पास ऑन ऑर्डर डिटेल्स टू द लॉजिस्टिक टीम। ये जो लॉजिस्टिक टीम है जो गुड्स को पहुंचाएगी कस्टमर तक, तो सेलर क्या करेगा, ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद सारी ही डिटेल दे देगा लॉजिस्टिक्स टीम को। द लॉजिस्टिक टीम सीज टू इट दैट द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर इन गिवन टाइम। गुड्स को पहुंचाने का काम लॉजिस्टिक टीम का है, तो वो ध्यान किसे रखना है लॉजिस्टिक टीम ने कि कस्टमर तक गुड्स ऑन टाइम पहुंच जाए। तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हैंडल्स वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक स्टोरिंग, पैकिंग, ट्रैकिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। बहुत सारी प्रोसेस आएंगी लॉजिस्टिक में, स्टोरिंग, पैकिंग, ट्रैकिंग एंड डिलीवरिंग। गुड्स कहाँ तक पहुँचा है, कस्टमर तक 4 दिन में अगर पहुँचने वाला है तो उसका स्टेटस देखते रहना है, ट्रैक करना है कि भाई गुड्स बराबर से जा रहा है कि नहीं, हमने जो टाइम दिया है कस्टमर को उस टाइम में पहुँच सकेगा कि नहीं। तो वो सारा काम किसका है, लॉजिस्टिक टीम का हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अ कंपनी कैन यूज़ अ शिपिंग कंपनी दैट पुट्स ट्रैकिंग नंबर्स ऑन एवरी पैकेज which enables them to know the location of the parcel during the transit। कस्टमर भी क्या कर सकता है, उसका जो गुड्स उसने मंगवाया है उसे वो ट्रैक कर सकता है। हम एज अ कस्टमर कुछ गुड्स ऑर्डर करते हैं किसी वेबसाइट से, तो आफ्टर ऑर्डरिंग हम भी स्टेटस देख सकते हैं कि हमारा गुड्स कहाँ तक पहुँचा है, एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी भी उसमें दिखाते रहता है कि किस दिन तक आपको गुड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ट्रैक भी कर सकते हैं हमारे पार्सल को या गुड्स को। तो ये हो गया हमारा 6th फंक्शन लॉजिस्टिक का। और भी कुछ आगे हाँ उन लोगों ने बताया है। वंस दे रिसीव द ट्रैकिंग नंबर फॉर अ डिलीवरी
It is sent straight to the customer with a confirmation that says it's on the way. They can then keep a track of the delivery. जैसे ही हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आता है जिसमें सारे ही डिटेल्स रहती है, ठीक है। एंड हमारे गुड्स का हमें नंबर मिलता है जिसके थ्रू हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर हमें अवेलेबल हो जाता है उस मैसेज के थ्रू। तो ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है ई कॉमर्स का। पेमेंट के बारे में जब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो जब भी हम गुड्स ऑर्डर करते हैं, अलग अलग हमने गुड्स देख लिया, सर्च कर लिया साइट पे जाके, अब हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है हमने सिलेक्ट कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद हमें करना रहता है पेमेंट। अब ये पेमेंट में भी हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। नाउ द पेमेंट सिस्टम इज अ mechanism that facilitates a dialogue between the parties involved in financial transactions, the bank, the store, and you with your credit card. Now, after filling in the order, the customer enters his or her credit card number that travels along a channel solely accessible to the bank. क्या करते हैं हम, ऑर्डर हमारा हमने देख लिया कौन सा गुड्स हमें लेना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा कार्ड नंबर वहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द बैंक चेक्स द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है, एंड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू ऑथोराइज द पेमेंट। जब भी हम डिटेल डालते हैं वहाँ पे, आगे प्रोसेस करते जाते हैं, उसके बाद बैंक उसे ऑथोराइज़ करती है, पेमेंट को ऑथोराइज़ करती है। अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन वहीं पे कैंसिल हो जाता है, ऑथोराइज़ नहीं होता। तो ऑपरेशन मे टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम लगता है उस प्रोसेस होने में। इफ़ अप्रूव्ड, अगर अप्रूव हो गया, द बैंक परफॉर्म्स द ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर्स द पेमेंट टू द अकाउंट, ठीक है। एक बार अगर अप्रूव हो गया, अगर हम डेबिट कार्ड यूज़ करके कर रहे हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन अगर अप्रूव हो गया तो क्या होता है, बैंक क्या कर देती है, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देती है वेंडर के पास। इफ़ डिनाइड, अगर डिनाई हो गया, कैंसिल हो गया, द यूज़र इज़ notified that transaction cannot be completed and his order is cancelled. of course अगर ऑथोराइज नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ हमारा पेमेंट, तो क्या हो जाता है, हम जो परचेस करने जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। Nowadays certain online stores allow cash on delivery. अब ये कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, COD की बात की गई है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। There is no hassle of making payment through debit card or credit card. For instance, Flipkart online store allows cash on delivery and free home delivery for a wide range of products such as books, mobile, laptops, etc. यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है फ्लिपकार्ट का, जहाँ पे उन लोगों ने बताया है कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है एंड फ्री होम डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, और हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ देखा पेमेंट के बारे में, ठीक है। अगर अप्रूव होता है तो क्या होता है ना, अप्रूव नहीं हुआ तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन वहीं पे हमारा कैंसिल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज आफ्टर सेल एक्टिविटीज़। देखिए, आफ्टर सेल एक्टिविटीज़, सेल हो गया प्रोडक्ट का, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है। सबसे पहले तो क्या आएगा, गुड्स कस्टमर तक पहुंचा, उसे पसंद नहीं आया या गुड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर क्या करना चाहेगा, रिटर्न करना चाहेगा, ठीक है। तो अब रिटर्न की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है या नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी आफ्टर सेल चीज़ें आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहते हैं जहाँ पे गारंटी वारंटी भी रहती है, तो वहाँ पे भी आफ्टर सेल सर्विस आता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड अ गुड नंबर ऑफ आफ्टर सेल एक्टिविटीज़
to the delight customer. The various after sales service activities include ऑर्डर मॉडिफिकेशन. देखिए ऑर्डर मॉडिफिकेशन भी होता है. आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. रिटर्न पॉलिसी. रिटर्न पॉलिसी क्या है? ड्रॉप ऑफ्स, सेंटर्स वेयर वन कैन रिटर्न द प्रोडक्ट. ठीक है, कुछ केसेस में कुछ प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ सेंटर्स उन लोगों के डिसाइड हो गए, वहीं पे जाके हमें उसे देना पड़ेगा, प्रोडक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा. रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, गिफ्ट कार्ड एक्सेट्रा. अगर आपने रिपीट ऑर्डर्स किए हैं कुछ, या तो फिर कुछ लेवल का शॉपिंग किया है, तो रिवॉर्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, गिफ्ट कार्ड एक्सेट्रा वो भी आ जाता है आफ्टर सेल एक्टिविटी में. इंफॉर्मेशन में बी ऑल्सो प्रोवाइडेड रिगार्डिंग फ्यूचर स्कीम्स और प्रोडक्ट ऑफरिंग. ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फ्यूचर के बारे में, क्या क्या ऑफर्स रहेगी, स्कीम्स रहेगी. तो ये एक हो जाता है आफ्टर सेल एक्टिविटीज़. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये प्रमोशन की जब बात करते हैं तो व्हाट इज़ प्रमोशन? कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रमोशन. जैसे हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को हम बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, सारी ही इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रमोशन. तो अब क्या होता है, ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिकली ही थ्रू इंटरनेट हम क्या करते हैं, कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं हमारे प्रोडक्ट की. तो नाउ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. ई कॉमर्स फैसिलिटेट्स प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और ऑन द नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक. देखिए क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए क्या होता है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. सम कंपनीज कंसिडर देयर होल वेबसाइट एज एन एडवर्टीजमेंट. ठीक है, अब वेबसाइट पे हम डिटेल्स जो डालते हैं हमारे प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, जो भी वेंडर है, सेलर है, वो डिटेल डालेगा. ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में ही हो जाएगा. कस्टमर जब उसे देखता है, उसकी क्वालिटी देखता है, प्राइस देखता है, तो वो एक तरीके का एक एडवर्टीजमेंट ही हो जाता है. हावेवर अ वेबसाइट इज़ मोर देन एन एड. इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू लोकेशन वेयर कस्टमर, prospects, shareholders, investors and other can find out more about companies, its products and services. यहाँ पे वो लोग बोले हैं इस वेबसाइट को हम एज एन एडवर्टीज़मेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एडवर्टीज़मेंट की कंपैरिजन में वेबसाइट बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाता है, जहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कस्टमर के लिए भी एंड बाकी सारे लोगों के लिए भी, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं. ठीक है, ये सारे लोगों को बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल सकती है. ठीक है, तो ये हो गया एक हमने देखा प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिसर्च. देखिए कंज्यूमर रिसर्च. अब कंज्यूमर रिसर्च मतलब कंज्यूमर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना, मार्केट से कुछ रिसर्च करना कि भाई कस्टमर को कैसे कैसे प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, क्या प्राइस पे, क्या क्वालिटी पे कस्टमर को चाहिए. ठीक है, क्या नीड है उन लोगों की, वो जानना, उसे हम बोलेंगे कस्टमर रिसर्च. तो यहाँ पे क्या होता है, वेंडर ई कॉमर्स में रिसर्च भी कर सकता है, जान सकता है वो कस्टमर के बारे में, एंड अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल करना है कस्टमर के लिए, ताकि वो खुद का सेल्स बढ़ा सके एंड खुद का बिजनेस को ग्रो कर सके. तो लार्ज ई मार्केटर्स लाइक अमेजॉन कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च टू फाइंडिंग कस्टमर रिसर्च. The purpose of customer research is to obtain feedback on the satisfaction level of the customer. The marketer may also obtain suggestion from the customers. The research is useful to the e-marketers to improve the product offering in future in terms of product design, pricing, promotion and so on.
क्या करते हैं ये जो बड़े बड़े ई मार्केटर्स उन लोगों ने बोला, वो क्या करते हैं, कस्टमर रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च में वो क्या करते हैं, कस्टमर के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं थ्रू फीडबैक, और अब उस फीडबैक या सजेशन के ज़रिए उनको पता चलता है कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को, उससे कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, या फिर कस्टमर उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहते हैं। एंड उसके बाद सेलर को पता चल जाता है कि उसे क्या क्या चेंजेस करने हैं उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में, ताकि उसका खुद का सेल इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उसके सेल हो सके। तो ये हो जाता है कस्टमर रिसर्च, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कुछ 10 पॉइंट्स देख लिए फंक्शंस के बारे में कि ई कॉमर्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो ये कुछ हमने देख लिया फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शन होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।